अवधि बढ़ाकर, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम में किसी तरह का काम नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। हमारी पहल पर 2028 तक बढ़ाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो कई बार बड़ी संजीदगी से काम लेते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली। आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ, इतने दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को वंचित कर दिया, एक ऐसे बेटे को वंचित कर दिया जो बोलने नहीं दिया। और ये कांग्रेस आज से नहीं, ये कांग्रेस आज से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से ये दलित और पिछड़ों पर अन्याय करती आई है, और वो ही आपके सामने आज सदन में पैदा करके बता दिया। अगर आज कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य के पूंजीगत निवेश के उपलब्ध कराई जा रही है। सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिए गए अतिरिक्त ऋण का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 से ही माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के समय से इन दोनों उल्लेख प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे थे। 15वें वित्त आयोग की अंतिम वर्ष होने के कारण इस अवधि में वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना थी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि सरकार द्वारा आगामी वर्ष प्रावधानों को हमारे अनुरोध पर आपको ध्यान होगा 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। 18,000 करोड़ रुपए से। अरे जूली साहब, अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहाँ डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे, ये तो किसी को भी नहीं बोलने देंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि डोटासरा जी, अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता कि ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी नोट कराना चाहूंगा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा राशि को 75,156 करोड़ रुपए में 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14% की वृद्धि, और 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अरे अब तो मेज धबधबा दो, डोटासरा जी, अब तो मेज धबधबा दो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सदन के माध्यम से कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महाकुंभ के बसंती मौसम में अपने आम बजट 2025 में ऐतिहासिक घोषणा करके बसंती मौसम को और गुलाबी कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया। वही दिन दूर नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। राजस्थान में भी मध्य वर्ग नौकरी पैसा लोगों जिनकी वार्षिक आय 12 लाख तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए राजस्थान में भी जिनकी 12 लाख तक की आमदनी है उनको भी आयकर नहीं देना होगा। कितना बड़ा फायदा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नौकर पैसा मध्यम वर्ग की आमदनी की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा निश्चित तौर पर ज्यादा खर्च भी होगा। खर्च अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर होगा तो उसका फायदा राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आएगा।
यह अप्रत्यक्ष प्रभाव से निश्चित तौर पर आपके सामने है। राजस्थान में धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं किसानों के लिए केसीसी की सीमा बढ़ाना क्यों मैं कहना चाहता हूं, आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि भगवान कृष्ण जब कालियाबन था, कालियाबन ने जब ये बोलिया था, उन्होंने कालियाबन जब था तो कालियाबन ने कहा था और उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दीजिए कि ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं किसी से मैं मरूं नहीं, मेरा के लिए वरदान दीजिए। भोलेनाथ देव उन्होंने वरदान दे दिया। अब मैं भी क्योंकि ब्रज से आता हूं तो मैंने देखा कि उनकी ये कहानी है, ये बड़ी विचित्र है। जब उन्होंने कहा तो मचकुंड भगवान को यह वरदान था कि वो सोएंगे लेकिन उनको कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। जब वो कालियाबन को भगवान कृष्ण लात मारते ही कालियाबन भस्म हो गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से। इनका पाप का गला भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स जो लंबे समय से अपने आप में असहाय जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पंजीकृत कर पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ना जैसी क्रांतिकारी निर्णय भी राजस्थान के बेरोजगारों को गिग वर्क के रूप में काम कर रहा है। तो सौगात देने के लिए आम बजट के लिए आपने बताना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि आमजन, कृषक तथा साथ ही निवेश एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में आज ही आरबीआई द्वारा 0.25 रेपो रेट में कमी की गई है। आज कमी की गई है। मैं हमारे शासन के आधार पर आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की उपलब्धियां की बयान की तो सदन के रूप में प्रस्तुत करूंगा, परंतु मैंने प्रतिपक्ष के नेता तथा विपक्ष अन्य सदस्यों को बड़े जोर शोर से हमारी कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए सुना है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ। और मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे, ये लिख देता हूँ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के सफर अभी 1 साल का हुआ है। विदाई राजस्थान की जनता ने आपकी विदाई बड़े धूमधाम से की। इसके कारण कई हैं, एक कारण नहीं है, 1-2 कारण और भी हैं। बड़े धूमधाम से 14 माह पूर्व हाल ही में राज्य में अलग संभागों में 7 उपचुनाव हुए थे। ये आप नहीं सुनेंगे, 7 उपचुनाव हुए माननीय अध्यक्ष जी।
इनको दिखा दी, नेता प्रदेश अध्यक्ष को भी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष को भी दिखा दी और इनके बड़े नेता उनको भी दिखा दी। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो। अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले? अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती, वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सीट नहीं आती। डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला मोरिया? ये राजस्थान की जनता ने आपको आईना दिखाया है। ये पूरा आईना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ये एक जिले का चुनाव नहीं था, ये एक जिले का चुनाव, ये 6 संभागों का चुनाव था, 5 संभागों का एक अलग अलग संभागों का चुनाव था। ये राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अगर इनको मंथन करने की आवश्यकता है तो इस बात पर है, लेकिन आज वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया। मैं आपने देख लिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शांतिपूर्वक तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पाम के नीचे जमीन नहीं, फिर भी यकीन नहीं। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे सपने मत जियो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कुछ साथियों ने हमारी सरकार की घोषणाओं के पूरा होने पर संशय व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता से भी कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं और ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी अध्यक्ष जी देख रही है कि जिस तरह से इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है। मैं जिस किसान कौम से आता हूं, मैं उस किसान के दर्द को जानता हूं। इन्होंने उस किसान को 70 साल तक लूटा है, 70 साल तक। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस किसान की बात को, ये किसान बेटा है, ये किसान का बेटा है, इस तरह से नहीं आने वाला है। ये तो और पूरी ताकत के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस भाव और भावना से राजस्थान की जनता ने इस किसान के बेटे को किया है, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की बात को पूरा करके रहूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक्शन प्लान किया जिसे इस समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे। मैं अपने विपक्ष के साथियों को यह भी चेताना चाहूंगा कि वो ये नहीं भूलें अध्यक्ष जी, ये पब्लिक है, ये जानती है, ये पब्लिक है, ये जानती है। क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस के घोषणा पर ये लहराना बंद करो। क्या ये सही नहीं है? कांग्रेस, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से
कांग्रेस के घोषणा पत्र पृष्ठ 3 पर इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी। जब इनका नेता ही झूठ बोलता है, तो ये झूठ तो बोलेंगे ही, राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपके शासन में किसान कर्ज माफी वादे ठगे, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। आपने धरती पुत्र किसान के साथ केवल वादा खिलाफी की। यह सिद्ध हो गया कि आपकी सरकार घोर किसान विरोधी है। ये किसानों की बात सुनना नहीं चाहते, ये घोर विरोधी है किसानों के, और इसके माध्यम से राजस्थान के मेरे किसान भाई देख रहे हैं, आने वाले समय में जवाब भी देंगे, आपके अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वायदा किया था। हमने दोगुना करने का वायदा किया है किसानों से, और हमने पहली साल में 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए हमारी सरकार ने किए। हम घोषणा नहीं, हम जो कहते हैं घोषणा नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गत सरकार ने सोचा कि खुल जा सिम कहने के विकास, आप तो कहते थे कि आपके नेता जादूगर हैं। मैं कहना चाहता हूं, जादूगर जी, जब आप जादूगर हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बिना गीतों के घुंघरी नहीं मिलती। ये बिना गीतों के घुंघरी लेना चाहते हैं, बिना गीतों के घुंघरी नहीं मिलेगी, घुंघरी तो गीत गाने से ही मिलेगी। राजस्थान की जनता कुछ देने वाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक आईना दिखाना चाहता हूँ, और आईना क्या दिखाना चाहता हूँ, ये आईने को देख ले, नहीं तो प्रतिपक्ष के नेता को मैं पूरा पंच भी लाया हूँ, मैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो घोषणा है, इन्होंने 4148 घोषणा की थी 5 साल में। मैं ब्यौराबाद भी बता रहा हूँ, पहले वर्ष 2019-20 में 379 घोषणा इन्होंने की थी बजट में, लेकिन 57 घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की। 2020-21 में 364 की थी, 86 घोषणाएं पूरी नहीं की। 21-22 में 951 बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता को सिर्फ भटकाने का काम करना है। तीसरी साल में 951 घोषणाएं पूरी कितनी हुई? 300 योजना पूरी नहीं हुई। और चौथे वर्ष में 2023 में 1028 घोषणाएं, 478 पूरी नहीं हुई। 23-24 में रिकॉर्ड तोड़ ऐसे बांट दिया 2023-24 में 1426 घोषणाएं, 1002 घोषणाएं पूरी नहीं की। कुल मिलाकर के इन्होंने जो घोषणा की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने 5 वर्ष में 4148 घोषणा की, और अपूर्ण घोषणाएं आधी थी। 1921 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, मैं पूरा लेके आया हूं। देखो ये रहा पूरा। मैं तो लाया था कि प्रतिपक्ष के नेता को, अरे मैं ब्रजभूमि से आता हूं भैया, ये तुम्हारे जयकारों से मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पंच मेरे पास है। सबड़ा में 1320 मेगावाट कालीसिंध, 800 मेगावाट बाड़मेर में, 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट की कागजी घोषणा की गई। 71 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। बाड़मेर और झुंझुनू जिले में 4765 करोड़ रुपए, संभाग के जिलों हेतु 4674 करोड़ रुपए, परमन पेयजल योजना के लिए 3532 करोड़ रुपए, आदि सिंचाई परियोजना। हवाई घोषणा दी, हवाई एक भी धरातल पर नहीं आई। माननीय अध्यक्ष जी,
8,000 आंगनबाड़ी केंद्रों खोलना, 5 लाख भूमिहीन किसानों को अनुदान राशि देना, योगदान महाविद्यालय बनाना, जैसी 50,000 करोड़ रुपए की, माननीय अध्यक्ष जी 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा मान्य रखती है, पूरी कितनी की ये देखना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि सरकार ने 2 वर्ष के मात्र 350 घोषणाएं की और लास्ट के समय में 1,500 और 1,200 घोषणा की। 1,200 और 1,500, अरे करनी नहीं थी इसलिए घोषणा की, इनको करना ही नहीं था इसलिए घोषणा की। मैं माननीय कोटा उत्तर से आने वाले विधायक जी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्या, वैसे ईश्वर की कृपा है ये गए या इन्होंने वो तस्वीर यहीं से देखी, मुझे पता नहीं है, वो तस्वीर इन्होंने यहाँ से देखी या गए। इन्होंने कहा कि महाकुंभ मंडपम के आगे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा है कि 50 से 55% तक घोषणा है। इन्होंने कहा हमने तो सुनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आँख का चश्मा दिया जा सकता है, आँख का चश्मा दिया जा सकता है, दृष्टि नहीं दी जा सकती। आँख का चश्मा दे सकते हैं लेकिन दृष्टि नहीं दी जा सकती। माननीय देखना, ये ऐसे लोगों का सत्य के दर्शन कराने के लिए भला क्या किया जा सकता है, इनको पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार काउंट और मॉडिफाइड बजट में कुल 1272 बजट घोषणा हमने की है। हमने बजट में 1272 घोषणा की है, जिसमें 270 में, और हमारा बजट माननीय अध्यक्ष जी जुलाई के महीने में आया था, हमारा जुलाई के महीने में बजट आया था, हमने 1272 घोषणा की थी, लेकिन उनमें से 270 में पूर्ण हो चुकी। 448 बजट घोषणाओं के संबंध में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी ही नहीं हुई, बल्कि काम की प्रगति है। 488 पर काम की प्रगति चल रही है। अब इस दोनों को मिलाकर के माननीय धारीवाल जी, उन दोनों को मिलाकर के देख लें कि कितना बजट हमने किया है, कितना नहीं किया है। क्योंकि इसमें एक मेरे को बड़ा एक याद आ रहा है, थोता चना, हाँ, हम गरीब किसान की ओर ध्यान देते हैं, जबकि आपने गरीब किसान की आड़ में राजनीति की है। मैं माननीय सदन को गत सरकार के अंतिम वर्ष की कार्यप्रणाली, हमारे द्वारा मात्र 1 वर्ष की अल्पावधि में किए कार्यों के अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा। इनके समय में और हमारे समय में स्कूटी वितरण 4,232, 24,517, कितना अंतर है, कितना 4,232, 25,517, कितना अंतर। टैबलेट वितरण 0, और हमने किया 88,800। सोलर पंप की स्थापना 1,200, इन्होंने किया 1,200, हमने कहा 28,884, कितना अंतर है। नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा हेक्टर में 12,492 की थी, हमने 22,648 की। 2 सालों में सहायता 733 करोड़ रुपए दिए, हमने 1,148 करोड़ रुपए हमने दिए। गेहूं की खरीद में मैट्रिक टन हमने जो दिया 4,38,000, 12,05,000 हमने दिया। छात्र बंधन योजना 1,94,000, 4,46,000, 4,46,000। विकास कार्यों के संबंध में तो गत सरकार ने कुछ खास करके दिखाया नहीं। हाँ, कुछ मामलों में उन्होंने राजस्थान को नंबर वन कराने का काम इन्होंने किया है। महिलाओं से दुष्कर्म में नंबर 1,
महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सांप्रदायिक दंगों में नंबर 1, बेरोजगारी से आत्महत्या करने में नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमत में नंबर 1 और महंगाई में नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1, कुछ मामले में नंबर 2 भी रहे, इंटरनेट बंद करने में नंबर 2 रहेंगे, इंटरनेट करने में नंबर 2 रहेंगे। इसके बाद ये किसे नहीं स्पष्ट होता कि इन लोगों ने जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं की घोषणा में केवल ढोल पीटे, हकीकत में आम जन की भावनाओं के खिलवाड़ किया। इस संबंध में कबीरदास का एक दोहा याद आता है मुझे, क्योंकि ये वो लोग हैं, किसान का बेटा हूँ, ये तो वो लोग हैं। पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाई, ये किसान का बेटा है, पसीना मेरा सोपान है, सोपान। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गरीब की भाव और भावना को जानता हूँ। कबीर जी का एक दोहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, ये भस्म होने वाले हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे भाई कहते हैं, ये भाई मेरे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा भोला है, सीधा है। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं ब्याज किसी की नहीं, सूद समेत चुकाता हूं, सूद समेत। ये गलत भी निकाल देना, मैं सूद समेत चुकता करता हूं, आज तक किसी का नहीं रखा, चिंता मत करिए, सूद समेत चुकाता हूं। और आगे देखते जाइए होता है क्या। किशन पोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे निधर नहीं आ रहे, कहाँ गए, बड़ी बातें कर रहे थे, चालू योजनाओं को बंद किया है। अरे बंद तो आप करते हैं, हम तो चालू करते हैं, बंद करने वाली मशीन तो कांग्रेस है। माननीय सदस्य को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार चलाई जा रही योजनाओं को तार्किक करते हुए उन योजनाओं की कमी दूर कर परिष्कृत रूप लिया। जिस अंतिम पंक्ति के पास व्यक्ति योजना, हमने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया, कैंसर जैसी बीमारियों के शिशुओं के पैकेज को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, माँ योजना हमने लागू की। माँ योजना आपने पशुओं के लिए क्या किया? हमने पशुओं के लिए, राजस्थान के किसान और गरीब के लिए पशु मंगला, पशु बीमा योजना हमने की, आपने नहीं की। आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी योजना को बंद कर दिया तथा हमारी योजनाओं के नाम से नाम बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? इन्होंने तो वो राजस्थान नाम के जो नहर थी हमारी, राजस्थान नहर के नाम से थी, उसका नाम भी इंदिरा गांधी कर दिया। राजस्थान नहर का नाम भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी घोषणा आपस में की एक दूसरे को, अरे निकम्मा किसको कहा?
नकारा किसको कहा? भरत सिंह ने क्या क्या पत्र लिखे? निकम्मा किसको कहा? आज निकम्मों को बुला तो लेते। आज निकम्मा किसको कहा? निकम्मा किसको कहा? अरे विद्याधर जी, अरे इतना जोर मत लगाओ, तुम तो पसीने वाले आदमी आ जाएगा। विद्याधर जी इतना जोर मत लगाइए। निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, ये तो बता दो। कालजयी कीर्ति रश्मि रथी की कुछ मैं आपको कहना चाहता हूं। इनको माल खाने की आदत पड़ी हुई है। माल खाने की आदत पड़ी हुई है। और माल खाने कौन कौन है ये सूची भी मेरे पास है। वो माल भी बंद होने वाला है, चिंता मत करिए। वो भी मुझे पता है, एक एक का पता है कौन माल खाने वाला है, वो भी मुझे पता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं। किसान के पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको माल नहीं खाने दूंगा, आपको माल नहीं खाने दूंगा। किसान उस गरीब के पास से आया हूं और मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, तुमसे मैं तुम्हारी मेहरबानी पे नहीं, राजस्थान की जनता और ये मेरे जनप्रतिनिधि की मेहरबानी पे, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता भी मुझे नहीं है। तुम्हारी जोर से बताई, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें कसम है अगर तुम मेरे पर मेहरबानी करो, तुम्हें कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन ऐसे नहीं दिया जाता। जीवन दिया जाता है ताकत के साथ, जीवन दिया जाता है। मैं नाश कर रहा हूं, चिंता मत करिए। जो आप कह रहे हैं आप चिंता मत करिए। मैं अकेला, आप मेरे से किसी कीमत पर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ वो मुरलीधर है, वो बंसी वाले ब्रज से आता हूँ। आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप परेशान हो जाओगे। घर में जब जाओगे तो बच्चे कहेंगे तुम्हारी क्या हो गया। मेरी तो आदत है, मेरे कुछ होने वाला कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत है प्रतिपक्ष के हमारे विघ्न डालते रहेंगे। हम बिना विचलित हुए किसान और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे भाई, जब लाल कपड़ा दिखाते हैं तो किसको गुस्सा आता है? नंदी को आता है, नंदी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे कई साथी कह रहे थे आपने ERCP का नाम बदल दिया। अरे भाई, मैंने कहा इसे बदल दिया? राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां राम अपने आप हुआ है। राम जल सेतु लिंक है, मैंने क्या, ये तो ऊपर वाले ने बदल दिया। और आप प्रतिपक्ष के तो पूर्वी राजस्थान नहर ERCP की टिप्पणी के संबंध में सम्मान्य सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि आपने ERCP को आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी, आपने अटकाने लटकाने का काम किया। आपने किस तरह से उनको काम किया, आज मैं कह सकता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ERCP की DPR भी बनाई। और आपने देख लिया होगा कि हम इस परियोजना में 2 महत्वपूर्ण कार्य, नमरेरा बैराज सरदा बांध का कार्य हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। आपकी कांग्रेस सरकार ने उदासीन धरातल की। मैं पहले भी सदन में कहा था कि आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस में ERCP को चुनावी झुंझुना बनाया था, चुनावी झुंझुना बनाया, जानबूझ कर लटकाया, अधिकार भटकाया, जानबूझ कर लटकाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं।
सोच रखने वाली हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित कार्बती काली सिंह चंबल के रूप में धरातल पर क्रियान्वित कर संकल्प लिया। हमारी सरकार ने आते ही 1 साल के भीतर धमनेरा बैराज अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया। ये तो भजन आपको करना पड़ेगा, ये तो भजन करना पड़ेगा। ये 5 साल नहीं 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमुड़ा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा धारीवाल जी, बुढ़ापा सुधर जाएगा। भजन का नाम तो आपको दिन में भी करना और रात में भी लेना पड़ेगा। आ जाइए, ये रात में भी लेना पड़ेगा इनको। नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी विद्याधर जी, इनको नींद नहीं आएगी भजन के बिना। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कई लोग उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा जो रात के अंधेरे में आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, उनका क्या होगा तो रात के अंधेरे में आते हैं। अध्यक्ष जी, ये दिन से दिन सोएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये नींद नहीं आएगी, ये भजन का भजन करेंगे, दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ERCP का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया, इस पर भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को निश्चित ही पीड़ा होगी। यह अपेक्षित भी है, क्योंकि जिस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बताया, राम सेतु के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उन्हें भगवान श्री राम के नाम वाली जीवनदायी परियोजना गले कैसे उतरेगी? इस अवसर पर मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, 144 वर्ष पहले भारत की देवभूमि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विकास के साथ साथ विरासत भी सुरक्षित ध्यान में रखना है। राजस्थान अब की बार पहली बार कुंभ में राजस्थान मंडपम बना, एक शानदार मंडपम बना है मेरे देश की, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास भी और विकास के साथ विरासत भी, और हमारी संस्कृति और हमारी भाव और भावना। क्योंकि इनकी भाव और भावना तो देश की संस्कृति जिसमें से खाते हैं जीते हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी तो संस्कृति एक परिवार में घुस गई है, एक परिवार में, सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं। इनके तो भगवान राम, हनुमान, भगवान जो भी कुछ है वो परिवार ही है, उसका भजन किए बिना इनको नींद नहीं आती। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको ठीक प्रकार से ज्ञान दे, और ज्ञान दे तो हमारे मंडपों में आए और महाकुंभ के आनंद लें। हो सकता है उसकी कृपा हो जाए तो अपने जो काम किए हैं उनका प्रायश्चित का भी आपको मौका मिल जाए, प्रायश्चित का मौका भी आपको मिल जाए। इस योजना दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOA एक्सचेंज किया गया। हमने पूर्व प्रस्तावित 3510 था, अध्यक्ष जी ERCP का 3510 था, और वो हमारा प्रस्तावित था हमारा, उसमें कोई फैसला नहीं था। यहाँ के लोगों ने कहा 3510, मैंने कहा हाँ, आपके यहाँ वायदा किया था, 3510 का वायदा किया था ऐसी विधानसभा के अंदर, इन्होंने 3510 का। मैं आपको कहना चाहता हूँ 4102 MCM जल प्राप्त किया है, 4102।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पर विपक्ष के माननीय सदस्य बार बार एमओए के बारे में चर्चा करते हैं, ये एमओए के बारे में चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एमओए राज्य के जल साधन विभाग के साथ ही राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो आपने हमारी विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया आपने, इसलिए क्योंकि खोल करके देख लें, ये हमसे पूछते हैं, आप खोल करके देख लो, वेबसाइट पे दिया हुआ है, खोल करके देखो। माननीय सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि एमओ की प्रस्तावना के अनुसार भारत सरकार नदी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को राष्ट्रीय महत्व को मानती है। यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमने इस परियोजना की क्रियान्वित हेतु न सिर्फ 9,440 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए, बल्कि धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। ये कम नहीं है, इन्होंने तो अटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया, हमने निविदाएं जारी कर दी। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, डोटासरा जी, आप सभा में गमछा घुमाकर थिरकते हैं। जनता ने जवाब दे दिया ना। ये कहते हैं, एक मैं ये कह रहा हूं, अरे यमुना का पानी लाऊंगा डोटासरा जी को तो पसीना तो आएगा। अरे यमुना का ये 70 साल में पानी नहीं ला पाए, हम लेकर के आ रहे, और ये बिना पसीना के नहीं आता है पानी। भैया, बिना पसीना के नहीं आता है पानी। आपने देखा होगा, हमारे डोटासरा जी हरियाणा में गए थे, हरियाणा में गए, लेकिन एक इनका भाग्य है, जहाँ ये जाते हैं, डोटासरा जी जहाँ जाते हैं, गमछा हिलाते हैं, हरवा के आ जाते हैं, हरवा के आ जाते हैं। ये जहाँ गमछा हिलाते हैं, वहाँ हरवा के आ जाते हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी गमछा हिलाया था, और हरियाणा के घोषणा पत्र नहीं पढ़ा इन्होंने। उन्होंने घोषणा क्या किया, कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा, जरा उसको तो पढ़ लेते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या लिखा था वो भी तो पढ़ लेते हैं। आज यही है, ये 3-4 सभा भी हैं। इसका कारण यमुना जल समझौता शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए कांग्रेस की बनी थी, उसे रद्द करेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा, हम रद्द करेंगे। और हरियाणा की अबे हरियाणा की जनता को क्या करेंगे? उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया, पूरा बहुमत भाजपा को दे दिया। अब आप यमुना पानी को नहीं रोक पाओगे, ये भी राजस्थान की जनता को कह रहे। जरा ये राजस्थान की जनता को कांग्रेस के अध्यक्ष जरा ये तो बता दें कि हरियाणा के उस घोषणा पत्र के साथ थे या वो राजस्थान और शेखावाटी की जनता के साथ थे। ये तो क्लियर करें वो कि मैं राजस्थान की शेखावाटी जनता की तरफ था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ थे। अब नहीं सुनेंगे। अब मैं ये बात जैसे इनकी डूबती रग पे हाथ रखूंगा, ये ज़्यादा करेंगे जब डूबती रग पे मैं हाथ रखूंगा। मैं सदन में पुनः आश्वस्त करूंगा कि हरियाणा सरकार, और इन्होंने कहा था पानी में भी अंतर बताता, हमने 1917 क्यूसेक पानी के लिए कहा है, हमने कहा 1917 क्यूसेक पानी हमारी सरकार को मिलेगा। पढ़िए, आपको पढ़ाने के लिए बुलाइए, मैंने आपको पढ़ाने के लिए बुलाइए जिससे आईना दिख जाए। आईना देखो, आईना इधर देखो, आईना देखो, आईना मिल जाएगा। चाहे आप कितने भी नाराज रहे, आपकी पार्टी कितनी भी रुकावट पैदा कर ले,
हम चूरू, सीकर, झुंझुनू के प्यासे कंठों को पानी, 1,05,000 हेक्टेयर प्यासी धरती को प्यास बुझाने का काम करेंगे, प्यास बुझाने का काम। आ गई ना, ये पढ़िए आगे, आगे इधर, अरे उधर मुंह मत करिए, अरे उधर मुंह मत करिए, इधर देखिए, इसको देख करके करिए, ये नहीं पढ़ती है, देखो। सूरजगढ़ और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदन जल मिशन पर घोटाले पर टिप्पणी की गई। करना ऐसा होता है, जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जरा चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जेजेएम में घोटाला किसने किया, झूठी चिंता व्यक्त करते हुए अनुभव प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ देने में जनता को नहीं मिला। अब जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की जा रही, किंतु साथ ही अब हमारा ध्यान इस महती परियोजना के संबंध में है कि गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर भी। इस कारण यह भी उल्लेखनीय है कि जहां गत सरकार के समय टेंडर में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो सका। याद है ना आपके समय में कितना अधिक प्रीमियम आने लगा था, 35% से 40% हो गया था, 35 से 40, अब हमारा 10 से 15, कितना बड़ा अंतर। मैं सदन में याद दिलाना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के ध्यान सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना जीवन बीमा हेतु किए गए टेंडर भी याद दिलाना चाहता हूँ। मां जेजेएम की कहानी गत सरकार दोहराई, इनके समय प्रीमियम की राशि 450 करोड़ रुपए थी अध्यक्ष जी, 450 करोड़ रुपए अधिक, और हमारे समय में 1 साल बाद भी प्रीमियम बढ़ने के साथ पर कम होकर 269 करोड़ रुपए। विपक्ष के सदस्य खुद ही बता दें 170% प्रीमियम उनके समय में क्यों आया, क्या ऐसी स्थिति उन्होंने सारे विभाग में कर रखी थी, ये जनता भी जानती है और हमें भी पता है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ये कहकर गुमराह कर रहे हैं किसानों को वर्तमान सरकार में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने शायद सूरतगढ़ से आने वाली उन्हीं सदस्यों से बात कही। इस बार बिजली की कोई आदमी रोड पर नहीं आया, सरस बिजली के संबंध में अनेक बातें कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ इनकी सरकार के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में मात्र 543 मेगावाट विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में इनके में माननीय अध्यक्ष जी, इनके में बिजली उत्पादन 543 मेगावाट हुई थी एक वर्ष में। लास्ट में हमारी 2100 मेगावाट से अधिक, अर्थात इनसे 4 गुना बिजली पैदा हुई। आरडीएसएच में भी गत सरकार ने अपना नकारापन साबित किया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष में प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के कारण खेत खलिहान में खड़ी फसल रही है। इस कारण फसल कटने के बाद विद्युत तंत्र में सुदृढ़ीकरण के कार्य निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्दी और होने वाले हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के लिए नुकसानदेह बैंकिंग व्यवस्था के बिना रबी सीजन में किसानों को समुचित बिजली उपलब्ध कराई। साथ ही ये बैंकिंग करते थे, हमको आगे दिक्कत आती थी, हमने इस बार बैंकिंग नहीं की, हमारे किसानों को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये हमेशा महंगी बिजली देते थे और सस्ती बिजली खरीदते थे, उसमें भी घोटाला होता था, उसमें भी बिजली में भी घोटाला करते थे, महंगी बिजली देते थे और सस्ती में आती थी बिजली। आपने लौटाने का सबसे बड़ी सर्विस है उपरन पारसाही कांटा बेसन कोल सितंबर 23 से कोयले की सप्लाई बंद हो गई। हमने इस समस्या का समाधान के लिए अथक प्रयास करते हुए जनवरी 2024 तक 40,000 मैट्रिक टन कोयला प्रतिदिन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ये क्या करते थे उस समय, कोयला जो इनका जो कोयला आता था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और यहाँ इन दोनों ने मिलकर कोयला में घोटाला किया और
घोटाला ही नहीं किया। इनका बिजली उत्पादन देख लीजिए और हमारा देख लीजिए, हमारा बिजली। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय मैं कहना चाहता हूं, सदस्यों ने नियुक्ति की संख्या पर सवाल उठाया। थोड़ा भीम से आने वाले सदस्य ने एक भी नौकरी नहीं देने कहने का झूठा राग अलापा। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दोनों सदस्यों को निलंबित करूंगा अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने युवाओं की नौकरी के लिए कहा। हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया है, और वादा हमने ये किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। इनको दर्द हो रहा है, इनके दर्द हो रहा है। और आपने देखा होगा 59,236 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक हुई भर्ती का विवरण DOP की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरे देख तो लीजिए मेरे भाई, DOP की वेबसाइट देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा समय लगाकर हमारी सरकार की पारदर्शिता, पब्लिक डोमेन में डाली गई सूचनाओं का अध्ययन कर लें और उसके बाद प्रश्न करें। दी गई नियुक्ति अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दी है। इन्होंने कभी निकाली थी क्या? 1,72,990, 1,72,990। अरे जरा गलेवान में झांक करके देख लीजिए, 81,000 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ 4 बार 5 बार ज़्यादा भी हैं, मैं उनको भी नहीं, भैया रुकने का काम नहीं, ये किसान का बेटा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और जोर से करिए, उसमें मेरे को ज़्यादा आनंद आएगा। आप जोर से आने दो। अरे ये तो मेरा पसीना तो किसान का गहना है, इसकी चिंता मत करिए, मेरे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप 3 साल 4 साल और 5 साल से सदन में होंगे, 5 बार के सदस्य होंगे आप, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता भी वहाँ बैठे हैं जो इस सदन में रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, लेकिन मुझे डोटासरा जी, मुझे एक बात का दुख है। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए कि इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मेरी है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भैरव सिंह शेखावत, परशुराम मदेरणा, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, लक्ष्मण सिंह जी, राजेंद्र राठौर जी, राम नारायण चौधरी जी, हरदेव जोशी जी रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको धोखे से प्रतिपक्ष के नेता को कभी बोलने नहीं दिया गया हो। ये पहली बार हुआ है। मुझे बहुत दुख है मुझे कि आप इनकी चाल में आ गए। मुझे बहुत दुख है जूली जी, मुझे बहुत दुख है, आप उनकी चाल में आ गए। अब एक बात और माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ,
डोटासरा जी, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको किसान और गरीब के बेटे से कितनी नफरत है। डोटासरा जी कह रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अरे भाई सफाई कर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है डोटासरा जी? वो किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं। अगर उनको नौकरी मिलेगी तो तुमको क्या नुकसान होगा डोटासरा जी? आपका ध्यान तो आरएस में होगा, आपका ध्यान तो कहीं और होगा, लेकिन उस गरीब के बेटे को आप क्यों मौका नहीं देना चाहते, ये तो मेरे को बता दो। अरे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, ये क्या 55,000 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ये 1 साल की है? क्या 1 साल में इतनी वैकेंसी निकली? ये इनके पापों का कर्म है, पापों का कर्म। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी हिमायत करता हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते उसकी हिमायत करता हूं। तुम कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं किसान मजदूर के उस बेटे को हर कीमत पर राजस्थान की नौकरियां दूंगा। तुम पे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है, एक नौकरी दूंगा उनको। आप राजस्थान की जनता को कितना ठगोगे? शर्म नहीं आती? आपने 70 साल में इस राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। आत्मा से कहता हूं, जिस गरीब की दुआ से आप आते हो, जरा लिहाज करो। ये 8 करोड़ जनता क्या देख रही है, तुम्हारे मन का ही है, कहाँ पता नहीं है? मन में ये नहीं आता है कि हम कहाँ से चुन करके आए हैं। मैं यही बात, कुछ नहीं होने वाला, ये किसान का बेटा है, कुछ नहीं होगा। अगर राजस्थान की जनता के लिए अगर ये जान भी जाए तो परवाह नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए ये जान जाए, कोई परवाह नहीं। मेरे किसान, मेरे मजदूर, गांव में रहने वाला, अरे डोटासरा जी, आज भी मुझे मेरे गांव का वो खेत, मेरे गांव की वो गली, मेरे गांव का वो कीचड़, मेरे गांव का गरीब और वो गाय और वो भैंस का गोबर आज भी मेरे ज़हन के अंदर है। मैं उसको नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो। वो गांव के उस अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसको नहीं भूलूंगा, चाहे आप कुछ भी करिए। मेरी जी अगर किसी के प्रति है, क्योंकि मैं चुन करके आया हूं, मैं सरपंच से रह करके मैं यहाँ इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। मेरे को एक रग का पता है, उसके दर्द को मैं जानता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, किसी को गरीबी नहीं दिखाए। गरीबी की बहुत बड़ी स्थिति होती है मेरे भाइयों। तुम सदस्य चुन करके आए हो, तुम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आए हो, और तुम ये नाटक सिर्फ एक व्यक्ति को भाषण देने के कारण आपने ये नाटक किया। ये अच्छी बात नहीं है। ये राजस्थान की जनता देख रही है, वे माफ करने वाली नहीं है। और निकलो। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं 4 साल पहले कह रहा हूं, और इसी कुर्सी से कह रहा हूं, इस सीट से 4 साल पहले कह रहा हूं, इनमें से चेहरा देख लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए। अगर इनमें से 40% लोग भी आ जाएं तो आप देख लेना, 40% लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो राजस्थान की जनता, गरीब किसान
मजदूर, उनकी जब ये नहीं सुन सकते, आज मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछले बजट में राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए पूरा बजट दिया था और मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके, आप पूछ लीजिए, प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके मैंने कहा ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया, मैंने कहा भाई जी आपकी मीटिंग कर लीजिए, आपके विधानसभा में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो जनता के हित के काम है, आप मेरे को बना के दीजिए, मैं उनकी दूंगा। लेकिन इनको जनता के काम की फिक्र हो जब नहीं, इनको जनता के काम की फिक्र नहीं है। इनको एक परिवार की माला फेरना और आराम से होटलों में रहना और आराम से जनता की गाड़ी कमाई को डकारना, ये इनकी फितरत में आ गया है। जितना आप मेरे कहोगे उतना सुनते जाओ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब भर्तियों में शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अब तक हुई भर्तियों में शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया। इनको शिक्षक बड़े याद आते हैं और जब माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक, जब मैं ये कहता हूँ उधर चले जाते हैं, वो जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो जूली जी को खड़ा कर जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। बड़े होशियार हैं, आज जूली जी को रोक दिया, बड़े होशियार हैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य। जब बात उनकी आती है तो बेचारे जूली जी को छोड़ जाते हैं, आप धीरे से पीछे निकल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ शिक्षकों की बात आती है और अगर शिक्षक ट्रांसफर की बात आए तो इन पे कैसे रहा जाए, फिर कैसे रहेंगे? फिर तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, शिक्षकों की बात करने से पहले और बिरला ऑडिटोरियम को देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने कैसी पीड़ा व्यक्त की, उसको देख लीजिए। इन्होंने कहा शिक्षक भर्ती नहीं की। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं तो इनको दूड़ी जी को एक पंच लाया था देने के लिए, इनको माननीय जूली जी को। मैं अभी तक हुई 59,236 भर्तियों में 19,033 शिक्षकों की भर्ती हुई। माननीय सदस्य अब तो ताली बजा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 19,000 शिक्षक, उसमें 19,000 शिक्षक थे, उसमें 22,000 पैरामेडिकल स्टाफ, 4,748 कनिष्ठ लेखाकार, 2,500 वनकर्मी, 3,100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल, इतनी भर्ती हुई। अब ये कह रहे हैं कि किनको आपने भर्ती दी, किनको भर्ती दी? अरे ये मैं चश्मा तो बदलवा सकता हूँ लेकिन दृष्टि नहीं दे सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रदेश के में उपजे हताशा के माहौल को दूर करते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकालें, परीक्षाएं समय पर हों, सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। हमने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुगमता से सुनिश्चित कर युवाओं में मन, विश्वास, आशा का संचार किया है। कई महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कई महत्वपूर्ण कदम भी हमने उठाए और वो कदम हमने इसलिए उठाए कि उनको ठीक प्रकार से हम कर सकें। वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिवाय लूट के दूसरा काम नहीं किया। कॉमन स्टेट सीईटी की मान्यता अवधि में वृद्धि कर 3 वर्ष हमने किया। परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को सही पहचान सुनिश्चित करें, इसके लिए बायोमेट्रिक
प्रणाली लागू की गई। साथ ही पात्रता के लिए रिक्तियों के 15 गुणे शर्त हटा करके कट ऑफ मार्क्स किया हमने, जिससे उनको बार बार पेपर नहीं देना पड़े, बार बार पेपर नहीं। एक इनके अब मैं दुख की रग पे आ रहा हूँ, इनकी दुख की रग पे आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो किसान और राजस्थान के उन युवाओं के साथ जिस तरह का इन्होंने धोखा किया। अरे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कहते कहते तो सचिन जी ने पूरा 4 साल निकाल दिए। भरत सिंह कुंदनपुर ने क्या कहा था ये ध्यान नहीं है। भरत सिंह कुंदनपुर जी ने क्या कहा था, हेमाराम जी ने क्या कहा था, ये सारी चीजें याद कर लो, ये सारी चीजें याद कर लो। आपकी सरकार पेपर लीक की सरगना सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक की पूरे देश के अंदर सरगना सरकार थी राजस्थान। आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं, ये तो और हमसे बात करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे भाई, तुम्हारे जो कुकर्म थे, उन कुकर्म वालों को आपने कुछ नहीं किया। हमने तो उनको पकड़ा, हमने तो उनको पकड़ा। आप किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जबकि आपके कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभा युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल युवाओं में निराशा, असंतोष, हताशा का वातावरण रहा। इन्होंने उन युवाओं को उनको कितना परेशान किया था। हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामले में SIT गठित की। इनको ये पता नहीं है कि हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और 16 दिसंबर को हमने SIT गठित की, और SIT का रिजल्ट आया। SIT का 264 अपराधी बनने हैं, 264 बनने हैं, और अभी आने वाला है। चिंता मत करिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आने वाला है, और कई लोग आने वाले हैं, कई लोग आने वाले हैं, कई लोग आने वाले हैं। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ कि आप फिर ये कहेंगे ये क्या हो गया। अरे चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण की भूमि से आता हूँ, गिरी चिंता मत करिए, एक एक का चुकता होगा। जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने वाले हैं। रात के अंधेरे में भी नहीं सुनने वाला हूँ मैं, रात के अंधेरे में भी सुनने वाला नहीं हूँ, इसलिए चिंता मत करिए। इन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा एक बड़ी अच्छी बात की। एक नाटक आता था पहले, एक टीवी में नाटक आता था, क्या नाम था, मुंगेरी, क्या आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, इन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा खुशफहमी भी प्रकट की कि हम 4 साल बाद सत्ता में आएंगे। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले विपक्ष के माननीय सदस्य को पुराना शेर याद दिलाना चाहूँगा, जो शायद इन देशों के लिए भी कहा गया है। हमको मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ये 4 साल का, ये 20 साल में भी राज में आने वाले नहीं है, आने वाले नहीं। मेरी इन सभी को राय है कि ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल ही दें, क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और अब ये इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता 4 साल बाद इनको उधर ना पक्ष में ही बैठाएगी और उसमें इनकी संख्या, जैसा मैंने कहा, वो कम होगी। हम राज्य की अर्थव्यवस्था को हमारे शासन काल में ही
हमने कहा है हम अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। और इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों ने मेरे से कहा कि राजस्थान लोग अंतिम साल में करते हैं। मैंने कहा हम पहली साल में करेंगे, क्योंकि हमें राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिया है उस विश्वास के साथ काम करेंगे। हमारे युवाओं को हम रोजगार देंगे, हमारे लोगों को हम रोजगार देकर काम करेंगे। राजस्थान का आयोजन विकास की आधारशिला हमने रखी है। हमारे द्वारा प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पर लाने के लिए MSME एक्सपोर्ट आप देखते जाना। कभी इन्होंने नीति नहीं बनाई, नीति से डर लगता है। इन्होंने कभी नीति नहीं बनाई, नीति से इनको डर लगता है, क्योंकि नीति बनाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए कभी नीति नहीं बनाई। हम नीति बना करके काम करते हैं। हमने MSME एक्सपोर्ट टेक्सटाइल डेटा सेंटर एवं निवेश संवर्धन योजना से 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं। इस कारण निवेशकों द्वारा हमारी सरकार द्वारा स्थापित निवेश के वातावरण में विश्वास दिखाते हुए 11,600 से अधिक MOU हस्ताक्षर 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को मजबूती प्रयास की है। राजस्थान से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी आगे आने का अवसर व अपनी अलग ही पहचान मिल सके। इस दृष्टि से हमारे पंच गौरव अध्यक्ष जी, हर जिले में पंच गौरव, शायद इनकी कल्पना ही नहीं थी, शायद ये सोच ही नहीं सकते थे। ये सोच इसलिए नहीं सकते थे कि कभी भी इनके अंदर विकास की अवधारणा नहीं आती है। कभी विकास की अवधारणा इनके अंदर नहीं आती है। इनके अंदर योजना आती है लूटो खाओ योजना लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने हर जिले में पंच गौरव की स्थापना की है। उस जिले में किस तरह से क्या क्या हमारे पंच गौरव है, उसकी स्थापना के प्रस्तावों में शीघ्र की धरातल पर ग्रहण की है। प्रथम समीक्षा में ही आपने देखा होगा, हमने राजस्थान में कहा कि हमारे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो हमारे पूरे देश में भी हैं और दुनिया में भी, और उनका सहयोग हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा 10 दिसंबर को प्रवासी भाइयों का हम हर 10 दिसंबर को हम सम्मेलन करेंगे, ये भी किया हमने। और हमने हमारे MOU धरातल पर उतरे, इसकी हर महीने समीक्षा होगी। हमने 1 महीने बाद दिसंबर में हुआ, जनवरी में हमने समीक्षा की 11 तारीख को हमारे 10,000 करोड़ रुपए से आगे जमीन पर भी आने का काम हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने जो हमारे द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय आयोजन राजस्थान की भी आलोचना कर रहा है, उन्हें यहाँ पे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के शब्दों की याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, पर आलोचना केवल विरोध करने के लिए नहीं हो तो वह आलोचना के विरोध करने के लिए हो तो वह देश का नुकसान करती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। विपक्ष की इस आलोचना से विपक्ष की मंशा झलकती है कि आप राजस्थान के विकास से भी खुश नहीं हैं। विपक्ष का रवैया खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है, विपक्ष का रवैया खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है, कुछ होता नहीं है। खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? खम्भों को नोचेगी। ये खम्भों को नोचने का काम कर रहे हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अभी 2 घंटे लगेंगे, चिंता मत करिए, आराम से रहिए। हाँ, किसानों दिन भर काम, मैं तो दिन भर काम करने वाला हूँ, किसान हूँ, चिंता मत करिए। 2 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, आराम से करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 2024-25 में 3,800 करोड़ रुपए, 2023-24 में 1,400 करोड़ रुपए रोके जाने बाबत मनगढ़ंत बात कही गई है। इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन में झूठ बोल रहे हैं। इनकी सरकार के कार्यकाल की वास्तविकता से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि 2180 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़ के गए थे। 2180 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़ कर गए थे। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार के आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया गया। कह रहा हूं, आप ये तो, अरे प्रतिपक्ष के नेता, एक बात तो सुन लो, अगर आपकी इतनी भी चलती है, आप सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं और अब कितनी हैं, जरा गौर कर लो। कहाँ गए तुम्हारे साथी? आधे तो छोड़ के चले गए और आधे रात के अंधेरे में चले जाएंगे। आपको पता नहीं है क्यों कर सकते, सामना नहीं कर सकते। गत सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, जिलों में किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। फलस्वरूप आपका हर एमएलए एक नेता अपने क्षेत्र का सीएम बना बैठा था। हर जगह भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडाराज फैला हुआ था। चाहे वो रिफाइनरी हो, अरे रिफाइनरी वाले कहाँ गए? अरे रिफाइनरी वालों को ढूंढ लो, कहाँ गए? मैं कुछ कहता अब नहीं कहूँगा, कोई सदन में मौजूद है नहीं, इसलिए नहीं कहूँगा। रिफाइनरी वालों को देख लो कहाँ है। निर्माण कार्यों में ठेके और जनहित योजनाओं में क्रियान्वित को हर जगह तथाकथित मिनी सीएम का बोलबाला था। आपकी सरकार 5 वर्ष तक अपनी इस कार्य प्रणाली के चलते रिफाइनरी का पूरा नहीं कर पाई। हमने आते ही इस काम को गति दी, इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम किया। अभी कुछ समय पूर्व में स्वयं रिफाइनरी का मौका करके आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम रिफाइनरी को वर्ष 2025 में ही प्रारंभ करेंगे। और एक बात और मैं कहना था, हमारे रिफाइनरी में से काफी प्रकार के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। हमने अभी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किया है और उसको डेवलप करके जिससे कि हमारी रिफाइनरी चालू हो, उससे पहले हमारे लोगों को रोजगार मिले, उद्यमी वहाँ आए। इस काम को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। गत सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की, हमने पूरे राज्य में व्यवस्था में अराजकता को खत्म कर कानून का राज स्थापित किया। प्रदेश बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने की बात बोलकर सदन को गुमराह किया। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत सरकार के हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के प्रकरणों की तुलना स्थिति इस प्रकार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और बूंदी से आने वाले विधायक ने भी कहा, ये दुरुस्त हो जाए जरा, मैं भी कह दूँ, क्योंकि ये जो बात रखते हैं तो हवा में रखते हैं। दुष्कर्म
इसके साथ हत्या मामलों में 7.32 की कमी आई, प्रतिशत की कमी। दहेज मृत्यु के मामलों में 6.08 की कमी आई। दुष्कर्म बालिका के मामलों में प्रतिशत कमी 2.87 की आई। दहेज पुडिंग के मामलों में प्रतिशत कमी 22.84% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामलों में 8.863 की कमी आई। इस प्रकार कुल महिला अत्याचार में मामले में 10.61% की कमी आई है। इनको आईना देखने का है, आपके उसमें क्या था। और कई सदस्य खड़े हैं, हमारे माननीय विपक्ष के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने तो महिलाओं के साथ किस तरह की वार्ता की, सरकार के समय हमारे राज्यों को मर्दों का प्रदेश बता करके, मर्दों का प्रदेश बता करके, मर्दों का प्रदेश बता करके इनकी पूरी सरकार की मानसिकता और इनकी संबंधहीनता का परिचय दिया था, संबंधहीनता का परिचय दिया। इन्होंने कहा, क्योंकि मैं जवाब इनको एक एक बात का देना चाहता हूं, पूरा जवाब देके जाऊंगा, पूरा जवाब दूंगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के नाम पर विद्यार्थियों के साथ धोखा देने का काम किया। इन विद्यालयों में ना तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक पदस्थापित किए गए और ना ही विद्यालयों में मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई योजना खोलनी हो जिसमें काम नहीं करना हो, ऐसी कोई योजना खोलना हो जिसमें काम नहीं करना हो, वो योजना जिसमें काम नहीं करना हो वो महात्मा गांधी के नाम से आती है। जिसमें काम नहीं करना हो महात्मा गांधी के नाम से आती है। अगर थोड़ा बहुत करना पड़े तो वो एक परिवार के नाम से आती है। इनकी मानसिकता को देखिए, इनकी मानसिकता किस तरह की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने देखा 3532 विद्यालयों को कोई सम्मान राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, 3500 सम्मान राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे विद्यालय दयनीय हालत में संचालित होते रहे। कई पदों को स्वीकृत किए बिना ही जब सरकार द्वारा विद्यालयों को संचालन कार्य व्यवस्था के आधार पर किया जाता रहा। क्या मुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि उस समय गत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ये तो पता है कि मुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा जब उस गत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, उन्होंने क्या किया। मैं इनकी इस संबंध में भी चिंता दूर किए देता हूं कि हमारी सरकार सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए बच्चों के भविष्य के निर्माण की दृष्टि से हिंदी तथा साथ ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्यवस्था करेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विद्या संबल योजना के संबंध में भी माननीय सदन में भ्रम फैलाने का हमारे विपक्ष के साथियों ने पूर्ण प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं समझ पाया कि इनमें जानकारी का अभाव है या जानकारी झूठ बोलकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गैस फैकल्टी हटा दी जिससे महाविद्यालयों में शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ा, जबकि वस्तुस्थिति इसके एकदम भिन्न है। क्योंकि जब भी चुनाव आते इनको हमेशा झूठ और लूट, इन्होंने 70 साल में इस देश को लूटने का काम किया। इन्होंने 70 साल में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर जाति पाति में बांटकर काम किया, जाति पाति में बांटने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि सच तो यह है कि वर्तमान सत्र 24-25 में 2783 गैस फैकल्टियों को महाविद्यालय में अध्यापन हेतु लगाया गया है।
जबकि इनके समय वर्ष 2023-24 में विद्या संबल योजना के अंदर मात्र 1571 थे। अब आप भी देख लीजिए कितना अंतर आया, इसमें कितना अंतर आया। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक अवैध बजरी खनन का मामला है, ये भी आपके ध्यान में आया होगा। बजरी खनन, और जब मैं बजरी खनन का नाम लेता हूँ, बजरी खनन का नाम लेता हूँ, तो मेरे विपक्ष के नेताओं के मन में सांप दौड़ने लग जाते हैं। सांप जब खनन का नाम आता है, अरे भाई ऐसा क्या हो जाता है? ये राजस्थान की जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा, एक एक पाई का देना पड़ेगा। एक किसान का बेटा है, ये खींचना भी जानता है, ये अंदर से भी खींचना जानता है। चिंता मत करिए, आपकी आवाज मेरी आवाज को कम करने वाली नहीं है। देखते जाइए, आप मेरी भी आवाज बढ़ती जाएगी, मेरी वह वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मैं वो नहीं हूँ पहचानने में गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जान रहे हो। मैंने कहा मैं ब्याज सहित देने वाले में हूँ। आप ये गलतफहमी भी निकल जाएगी कि मुख्यमंत्री कैसा है, आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। मैं इसीलिए इन विषयों पर आ रहा हूँ, और जितनी आप आवाज़ करोगे उससे ज़्यादा आवाज़ मेरी, ये उसकी मर्जी है। आपका बैलून बढ़ाने में बार बार टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं, ये अंतर है। मेरे लोग टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं। और ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बात मैंने इसलिए कही है, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये भजन लाल की आवाज़ नहीं है, ये 8 करोड़ जनता की आवाज़ है। 8 करोड़ जनता की, ये 8 करोड़ जनता की आवाज़ आप पर दबने वाली नहीं है। आप जितने जोर से सब बोलेंगे, शायद ईश्वर मेरे को इतनी ताकत देगा और आपके सुर से मेरा ज़्यादा ही रहेगा, कम रहने वाला नहीं है, कम रहने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजरी खनन की बात कर रहा था। जहाँ तक अवैध बजरी खनन का मामला है, ये समस्या आपकी ही पैदा की हुई है। खनन बजरी के 100 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे आवंटित करने का फैसला आप ही की सरकार के तत्कालीन मंत्री महोदय ने 6 महीने लटकाए रखा, 6 महीने लटकाए रखा, और उसके विरोध में एक विधायक ने तख्ती बांध के आए थे, तख्ती बांध के आए थे। अरे जब क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं कहा? मैं इस कारण से बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस समस्या को प्राथमिकता पर लिया। हमारी सरकार द्वारा नई एमसेंड नीति लाकर नदियों को बजरी पर निर्भरता में कमी लाई जा रही है। हमारी बजरी के अवैध खनन, निर्माण, भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई कर इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल, अरे बंद मत हो भाई, चलते रहो, बंद क्यों हो रहे हो, बंद मत हो।
वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 3622 प्रकरण दर्ज किए। इनके अंतर्गत 2763 वाहन व मशीनरी जब्त की गई तथा 437 प्रकरणों में FIR संबंधित थानों में दर्ज कराई गई। 23.82 करोड़ रुपए बतौर राशि वसूल की गई। 23.82 करोड़ रुपए राशि भी वसूल की गई। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज मेजर मिनरल के 48 ब्लॉक, माइनर मिनरल के 607 ब्लॉक तथा बजरी के 101 ब्लॉक की नीलामी के साथ आज राजस्थान हमारा प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी राजस्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान है। खनिज क्षेत्र में प्राप्त राजस्थान में 23% की वृद्धि हुई है। 23% की वृद्धि हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये राजस्थान की जनता को झुठला करके, उनको सपने दिखा करके माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना, कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जिलों एवं संभाग के पुनर्गठन के विषय में सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाला। उन्होंने जनता के सामने अपने अंतिम वर्ष में झुंझुने के रूप में बिना गुण अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नए जिले एवं संभाग बनाए। मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि 3 जिले तो आपकी मूल रिपोर्ट में भी नहीं थे। लास्ट के 3 देखे ना, ये तो उनकी मूल रिपोर्ट में ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बना दिया। फिर भी आपने आचार संहिता लगने से ठीक पहले चुनावी राजनीति के तहत की तो इनकी घोषणा की। आपने गुटबाजी और चहेतों को खुश करने के लिए गांव को नगरपालिका और नगरपालिका को रातों रात जिला बना दिया। यदि आपने बगरू से आने वाले माननीय सदस्य की बातें ध्यान से सुनी होती तो आपको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय की स्पष्टता की, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1956 में प्रदेश में 26 जिले होते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं और इनको आईना भी दिखाना चाहता हूं, और इसको राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी देख रही है। मैं आईना दिखाना चाहता हूं। 26 जिले होते थे 67 वर्षों में बाकी जिले हमने का काम 67 साल में 1 जिला कांग्रेस ने बनाया, बाकी जिले हमने बनाने का काम किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, लेकिन नए जिलों का गठन किया जिसमें से भी केवल 1 जिला आपने गठित किया। पहले 4 साल की नींद से जागते। एक बात बताऊं अध्यक्ष जी, अगर इनको जिला और संभाग बनाना था तो ये जब सरकार आई जब भी उसको बनाते, सरकार आई जब भी बना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या देखा, आचार संहिता लगने से थोड़े दिन पूर्व इन्होंने एक साथ 17 जिले बना दिए। 17 जिले बनाने का बोर्ड की राजनीति से प्रयत्न होकर निर्णय किया। आपकी अदूरदर्शिता के चलते जहां आपने जिले बनाए वहां जनता ने आपको रास्ता बता दिया, आपको नकार दिया। 2 जीते आपको नकार दिया। जहां भी जिले बनाए जनता ने जवाब ठूस के दिया कि चलिए, ये बोर्ड की राजनीति करते करते इतने दिन हो गए, अभी बाज नहीं आ रहे। जनता ने चुनाव में कहा बाज नहीं आए। आप कब तक जनता को बहकाओगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं
सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर परीक्षण कर जिला संभागों का पुनर्गठन किया गया। हमने जिन नॉर्म्स के आधार पर निर्णय लिया उसमें माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम नियम बना के काम करते हैं, हम ऐसे ही काम थोड़ी करते हैं। हम राजस्थान की जनता का हित देखते हैं, जिले का हित देखते हैं, आपकी तरह नहीं। इनको तो ये कह दो कि इनको अगर जनता ये कह दे कि हमको चंद्रमा पर प्लॉट चाहिए, हम आपको वोट दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये उनको ये भी स्तुत कर देंगे कि हाँ हमको हमारी ये भी हाँ कर देंगे, हम चंद्रमा पर आपको प्लॉट दे देंगे। कांग्रेस इसमें भी नहीं चूकेगी, कांग्रेस इसमें भी नहीं चूकेगी कि चंद्रमा में प्लॉट देने की भी हाँ कर देंगे। हमने जनसंख्या मरु क्षेत्र के लिए 6 लाख, जनजाति क्षेत्र के लिए 4 लाख, अन्य क्षेत्रों के लिए 9.5 लाख, क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत 4242 स्क्वायर किलोमीटर अथवा जनसंख्या घनत्व एनसीआर जैसी विशेष परिस्थिति। तहसीलों की संख्या मरु क्षेत्र के लिए 4, जनजाति क्षेत्र के लिए 4, अन्य क्षेत्रों के लिए 6। अरे इन्होंने कुछ बनाया क्या? एक विधानसभा, एक पंचायत को जिला बना दिया माननीय अध्यक्ष जी। अरे ये क्या स्थिति है? कोई पोपाबाई का राज है क्या? आप कहेंगे वही हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये राजस्थान की जनता सब जानती है, राज चलेगा तो कानून से चलेगा, नियम से चलेगा। यदि गत सरकार ने भी तार्किक नॉर्म्स के आधार पर निर्णय किया होता तो अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्य समिति पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक, आपने देखा होगा सामाजिक पेंशन के बारे में कोटा उत्तर आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि 4-5 महीने से सामाजिक पेंशन नहीं मिल रही है। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए तथ्य पूर्णतः असत्य हैं। माननीय सदस्य शायद अपनी सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जहां दिसंबर 2023 से पूर्व 3-4 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया रहती थी। हमने न केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया तथा आपकी सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। चर्चा में जैतारण से आने वाले मेरे साथी, इसका जवाब जैतारण से आने वाले मेरे साथी ने जवाब दिया। अगर उसका जवाब आप अगर तसल्ली से सुन लेते तो शायद आपको ये प्रश्न की आवश्यकता आपको नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, जो उन्होंने उत्तर दिया, अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी होती, हालांकि ये बात अलग है कि आपको अपने अलावा किसी दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं है, जो आपकी गलतफहमी उसी समय दूर हो गई होती और आप सदन का बहुमूल्य समय जाया नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से मान्य सदस्यों द्वारा गलत बयानबाजी, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया, उसमें अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने दिसंबर 2024 तक दिए पेंशन भुगतान कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 10,552 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ तो राजस्थान की जनता से हमने जो वायदा किया और हमने एक रोड मैप बनाया, इन्होंने कभी रोड मैप नहीं बनाया। रोड मैप इसलिए नहीं बनाया कि इन्होंने कभी राजस्थान की जनता का दर्द महसूस नहीं किया। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया और हमने देखा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए क्या आवश्यक है। हमने कहा सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय
मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कहना चाहता हूँ, हमने पहला मिशन पानी का लिया, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, रामजल सेतु योजना हमारी, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर में हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर और बीकानेर से लेकर के नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर तक की हमारी योजना हो, उसको हमने पैसा भी हमने मंजूर किया और उसमें पानी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, वहाँ टनल बना करके एनीकट के माध्यम से वो राजस्थान को हमारा पानी मिले। चाहे हमारी माई डैम योजना हो, चाहे हमारी ब्राह्मणी की योजना हो, हमने पूरे राजस्थान को देखते हुए हमने पानी की योजना सबसे पहले बनाई। दूसरा हमारा था कि हम राजस्थान बिजली की व्यवस्था हमारी कैसे हो, हमने बिजली की व्यवस्था की। आते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए का दोनों योजना में, हमने दोनों योजना में 2,24,000 करोड़ का MOU किया और उसके माध्यम से हम कह सकते हैं, और किसान से हमने वादा किया कि हम 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को बिजली देंगे और उपभोक्ता को बिजली देंगे। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम राजस्थान की जनता की जो हमसे आशा और उम्मीद थी, हम 2027 तक किसान को आपूर्ति करेंगे। आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ। तीसरा हमारा विषय था, तीसरा हमारा विषय था कि राजस्थान के युवाओं हम रोजगार दे सकते, हम राजस्थान में उद्योग कैसे स्थापित कर सकते। हमने कहा सरकारी तौर पर, हमने पहले दिन कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आपके सामने 60,000 के लगभग हमें नौकरी दे दी है। 1,72,000 नौकरियां की वैकेंसी हैं और हमने 81,000 नौकरियां उनमें से घोषित भी कर दी हैं। पहली बार कैलेंडर बना होगा मेरे युवा भाई बहनों को कि उस दिन आपको विज्ञप्ति निकलेगी, उस दिन आपको पेपर देना है, उस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। शायद राजस्थान में पहली बार उन युवाओं के लिए हुआ है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ERCP योजना हो, यमुना जल समझौता हो, चाहे हमारी बिजली की योजना हो और चाहे हमारे राजस्थान की योजना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये रुकने वाली नहीं है। और मैं एक बात कहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है, जिसके आगे जो आएगा वो टकराएगा और वो टकराएगा, उसका परिणाम क्या होगा ये भी जानते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि हमने राजस्थान के 35 लाख करोड़ के MOU है। हमने कहा है कि 6 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे। हमने नीतियां बनाते हुए हम इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम इनके किसी भी उसमें आने वाले नहीं है। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र के साथ राजस्थान की जनता को हमने वायदा किया है, हम राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, हमने अब 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो 50 से 55% तक हमने, हमारी सरकार ने पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा राजस्थान, हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे हमारा राजस्थान बढ़ रहा है। और जो राजस्थान की जनता को हमने कहा है, निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पेपर और लेके आया हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यही कह रहा था, जैसे
जैसे ही जैसे आएगा मेरा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और अब मेरा वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। मन तो ये कर रहा है मैं इसको पढ़ूं, मन तो कर रहा है, लेकिन आपका सारा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें और यहाँ अंतर देख लीजिए, 1 साल का है, ज़्यादा नहीं दे रहा। 2 साल बाद तो बहुत अंतर बढ़ेगा, 3 साल बाद उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 4 साल बाद उससे ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन 1 साल का अंतर बता रहा हूँ। और वो अंतर सुन लीजिए, वो अंतर सुन लीजिए। सोलर पंप सेट की स्थापना आपके समय में 1200, अंतर भी देख लेना। हमारे समय में 1 साल में 33,629 बिजली उत्पादन क्षमता में 540 मेगावाट इनके समय में, हमारे में 2171 गेहूं की खरीद। ये किसान की बात करते हैं, शर्म नहीं आती किसान की बात करते समय? ये किसान की बात करते हैं। 4 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद, 4 लाख मेट्रिक टन हमने किया, 12 लाख मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन हमने 12 लाख मेट्रिक टन की है। नहरी तंत्र के विकास के लिए, नहरी तंत्र के विकास के लिए, नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा 12,492 हेक्टर, 12,492 हेक्टर इनके थे, और हमारे 30,804। ये नमूना दे रहा हूँ, सारी बताऊंगा समय, ये नमूना है। माननीय महिलाओं के लिए, ये मैंने किसान के लिए कहा। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर इन 4 का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा। महिला, युवा, किसान, मजदूर। मैंने ये किसान का बताया, महिला की सुनिए। अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई सोनोग्राफी मशीन, इनकी मात्र 3 थी अध्यक्ष जी, 1 साल में 3 मशीन, और हमने 51 मशीन दिए, 51 मशीन दिए। स्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण 0, स्कूली छात्र साइकिल वितरण 0, हमने 10 लाख वितरित किए, 10 लाख। गार्ड की पुरस्कार से लाभान्वित बालिकाएं, इनकी थी 67,554, हमारी है 92,086। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दी गई सहायता राशि 39 करोड़ रुपए, 39, इनकी 39 करोड़ रुपए, हमारी 188 करोड़ रुपए, 188 करोड़। युवा, जिन युवाओं की सपने इन्होंने कुचले थे, उनकी मैं कहना चाहता हूँ, राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण इन्होंने 21 किए, हमने 113 किए। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण 0, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण 0, हमने 88,800 किए थे। अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित 16,529, और इन्होंने किए 16,529, हमने किए 85,572। गरीब विभिन्न परियोजना में लाभ निर्माण श्रमिक 2 लाख, हमारे 4 लाख। प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थी 7,456, हमारे हैं 86,215। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत नवीन स्वीकृतियाँ, देखिए आवास देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लेकिन इनकी आदत देखिए मानिए। क्या है, इन्होंने 70 साल में झूठ ही बोला, तो इनको अपनी झूठ की कहानी याद आती है। जनता के बीच में दाव धरातल ला देगी। अभी ला दिया, 7 में से 1 पे छोड़ दिया, फिर भी झूठ को नहीं समझ रहे हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 0। माननीय अध्यक्ष जी, उस गरीब के प्रति इनकी बात देख लीजिए,
ग्रामीण आवास मिले, पिछली एक साल में 0, और हमने 2 लाख बनाए हैं, 2 लाख, हमने 2 लाख और इनका 0 घंटा था। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखंड आवंटन इनके दे 5,639, हमारे 17,110, 17,110। डांग मंगला में मेवात क्षेत्रीय विकास योजना 17 करोड़ रुपए, और हमारे हैं 48 करोड़ रुपए। अन्य भी बता दूं, थोड़ी अन्य भी बता दूं जिनके समझ में आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। सड़कों का निर्माण उन्नयन एवं नवीकरण 16,173 किलोमीटर बना था इनका, 16,173 किलोमीटर, हमारा 23,162 किलोमीटर बना। निर्मित नवीन सड़कों की लंबाई 4,173 किलोमीटर, और हमारी है 9,600 किलोमीटर। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 2,221 किलोमीटर, हमारी है 4,736 किलोमीटर। सड़कों से जोड़े गए गांव सिर्फ 537 गांव, हमारे 1,069 गांव। देखो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को सांसद और विधायक निधि की एक आस होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, उनको भी आस होती है क्या उनका काम हो, लेकिन मैं सांसद क्षेत्रीय विकास योजना का व्यय भी बताना चाहता हूं। 86 करोड़ रुपए इनके समय का, और हमारा 141 करोड़ रुपए, 141 करोड़। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इनका 575 करोड़ रुपए, और हमारा 1,007 करोड़ रुपए, 1,007। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और प्रदेश की खुशहाली के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा, सच्चे मन से कर्म कर, सच्चे मन से कर्म कर, विकास की राह चलना है। सच्चे मन से कर्म कर, विकास की राह चलना है। हर मुद्दे का हल ढूंढ, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। पल पल बढ़े आगे प्रदेश हमारा, पल पल आगे बढ़े प्रदेश हमारा, हमें ना रुकना ना थकना है, हमें ना रुकना थकना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कितना भी कोशिश करें, ये आवाज बढ़ती जाएगी और भी बढ़ती जाएगी। मैं माननीय अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि ये इस कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ कैसा काम किया, बाबा साहब के साथ कैसा काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज मुझे निश्चित रूप से मुझे बड़ी पीड़ा है कि मेरा वो भाई जो एक गांव गरीब किसान खेत से आता है और वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया, और इन्होंने चालबाज उसको बोलने से रोका। निश्चित रूप से मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और माननीय सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप हमेशा विपक्ष को ताकत मानते हैं, और आप अपनी आदत जो है निश्चित रूप से उसको करिए। मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से आपको
धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।